नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और बात आज करेंगे मिडिल ईस्ट का जो संग्राम है उसके बाद एक नई तस्वीर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यदि आपसे कहा जाए कि फिर एक बार दुनिया बारूद की ढेर पर खड़ी है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शांति की आखिरी उम्मीद अब डरी सहमी सी लग रही है। सरहदों पर सन्नाटा नहीं, अब बारूदी शोर सुनाई दे रहा है और यही वजह है कि इंसानियत का जो दामन है वो अब चारों ओर से कमजोर दिख रहा है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष समेत दुनिया में कई जगहों पर जारी गृह युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा तैयार हो रहा है और ये मोर्चा चीन तैयार कर रहा है। दरअसल चीन ने साउथ चाइना सी में एक बड़ा खेल खेल दिया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों ने खुलासा किया है कि चीन ने विवादित स्कारबोरो शोल की एंट्री गेट पर हॉर्मूज की तरह ब्लॉकेड लगा दिया है। चीन ने यहां न सिर्फ अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं, बल्कि समंदर में एक फ्लोटिंग बैरियर यानी कि तैरती हुई दीवार भी खड़ी कर दी है। दीवार बिछा दी है ताकि फिलीपींस के जहाजों को रोका जा सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स के इस बीच दावे सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने तकरीबन 352 मीटर लंबा एक तैरता हुआ जाल बिछा दिया। शोल के अंदर और बाहर चीन के कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया यानी मछुआरों के वेश में सैनिकों की करीब 10,000 से ज्यादा जहाज तैनात किए गए। विस्तारवादी सोच से घिरे चीन ने इसको लेकर जो योजना बनाई है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। चीन अब फिलीपींस के गरीब मछुआरों को यहां से फटकने भी नहीं देते और दरअसल फिलीपींस के बाजो डी मासिनलोक यानी कि स्कारबोरो शोल पर 2012 से इस चीन का कब्जा है और जबकि यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर आता है। यह इलाका मछलियों के शिकार के लिए दुनिया का सबसे अमीर इलाका माना जाता है। चीन अब फिलीपींस के गरीब मछुआरों को यहां भटकने भी नहीं देना चाहता। चीन ने पिछले साल यहां एक प्रकृति रिजर्व बनाने का ऐलान किया, जिसे फिलीपींस ने कब्जे में नई चाल बताया है, कब्जे की नीति बताया है। और चीन को आखिर किस बात का डर है और ड्रैगन इस चाल से आखिर क्या करने जा रहा है, इस पर हम आज करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले अमेरिका और फिलीपींस के बीच समझौते पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिका और फिलीपींस के बीच 1951 में एक रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या था अब जरा वो समझिएगा। इसके तहत अगर फिलीपींस की सेना उसके जहाजों या विमानों पर दक्षिण चीन सागर में कहीं भी हमला होता है तो अमेरिका उससे अपने ऊपर हमला मानेगा। दोबारा सुनिएगा, आपको बता रही हूं इस पूरे पैक्ट में जो कंडीशंस रखी गई थी 1951 में एक रक्षा समझौता होता है। इसके तहत अगर फिलीपींस की सेना उसके जहाजों या विमानों पर दक्षिण चीन सागर में कहीं भी हमला होता है तो यह हमला वहां पर नहीं अमेरिका पर माना जाएगा। आपने सुना और समझा होगा कि इसी वजह से ये तिगड़ी जो है फंसती हुई नजर आ रही है। फिलीपींस की तरफ से जंग में कूद पड़ेगा। इसी वादे की वजह से चीन जब फिलीपींस को दबाता है अमेरिका को बीच में आना पड़ता है। वही इंटरनेशनल कोर्ट ने 2016 में अपने ऐतिहासिक फैसले में फिलीपींस का साथ दिया था। कहा था कि चीन द्वारा यहां की गई नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन चीन ने इस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर दक्षिण चीन सागर पर भी डालेंगे। अब बात मिडिल ईस्ट को लेकर करेंगे। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यदि ये जो सवाल किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के बाद क्या एक नई जो जंग है, एक नई तस्वीर, एक नया वॉर फ्रंट क्या साउथ चाइना सी में खुलने जा रहा है,
यूक्रेन जैसी तस्वीर क्या हम साउथ चाइना सी में देखेंगे? महाशक्तियों का क्या वहां पर जुटान होने वाला है? और ये तस्वीर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें अगर समझा जाए साउथ चाइना सी पर चीन के कब्जे को लेकर, विस्तारवाद की नीति को लेकर इस वक्त जो हालात बने हुए, चाहे फिलीपींस और छोटे जो वहां पर देश है, जिन देशों का मुद्दा उठाया जा रहा है, या वो क्रॉस वाटर एक दीवार बनाई गई हो चाइना द्वारा, उस दीवार का अर्थ क्या है? क्या चाइना आगे उस विस्तारवाद की नीति के तहत साउथ चाइना सी पर भी कब्जा चाहता है? सवाल आज का आपके सामने रख देती हूं 4 के चक्रव्यूह का। क्या साउथ चाइना सी पर कब्जा कर युद्ध का नया मोर्चा तैयार कर रहा है चीन? आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, रिटायर्ड, हमारे साथ कनेक्ट है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। सभी का स्वागत तहे दिल से। और पहला सवाल आप ही से रहेगा मेरा आज विनोद सर। हम जो देखते हैं इस वक्त तस्वीर जो नजर आ रही है जंग का, एक से बढ़कर एक बवंडर सामने आ रहा है। अब साउथ चाइना सी में होने क्या वाला है? क्या वहां पर सीधे सीधे एक्सपेंशन नीति है या ये दोहरा रवैया चाइना का है? देखिए, चाइना एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि साइलेंट ऑपरेटर है। और आप देखिए, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था, तब भी चाइना एक ऐसे साइलेंट स्पेक्टेटर की तरफ देख रहा था कि वो विश्व समुदाय का रिएक्शन देख रहा था कि अगर उसको ताइवान में कोई एडवेंचर करना हो या कोई ऑपरेशन करना हो तो क्या विश्व का रिएक्शन रहेगा। अभी आपने ये देखा कि 2026 की एक डेट मुकर्रर हुई थी कि साहब उस समय चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका का ताइवान के ऊपर पूरा हाथ है। साउथ चाइना सी में चाइना का जो वर्चस्व है वो उसको खोना नहीं चाहता। उसके प्राइमरली 3-4 रीजंस हैं। पहला ये है कि 10% पूरे विश्व की जो फिशरीज है वो साउथ चाइना सी में है। ठीक है, वहाँ जो गैस के संसाधन है वो सबसे ज्यादा है। 10 ट्रिलियन बैरल्स की वहाँ की क्षमता है। वहाँ आप ये देखिए, कई देशों का, भारत का भी करीब 55% ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी से निकलता है। तो वो ये चाहता है कि उसके जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो बरकरार रहें और उसका जो वर्चस्व है वो वहाँ पूरा रहे। रही बात ताइवान के ऊपर, अगर उसने ऑपरेशंस करने हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ ताइवान अगर आप देखें करीब 165 किलोमीटर की दूरी है, और आज जिस स्थिति में अमेरिका है, चाइना को बड़ी खुशी हो रही होगी कि साहब आज अमेरिका एक ऐसे मतलब बैकफुट पे है जहां वो पूरे विश्व से गुहार लगा रहा है कि साहब ईरान के साथ कोई समझौता कराइए। और यही चाइना चाहता है। अगर ये समझौता सोमवार को जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है, अगर ये मतलब डील थ्रू नहीं होती है, तो चाइना बदस्तूर ईरान की मदद करेगा। रशिया ने पहले ही ऐलान कर रखा है और वो अमेरिका को वहां एंगेज करके रखेंगे, जिससे अमेरिका का जो फाइनेंशियल और कॉम्बैट पोटेंशियल है वो डेन्यूड हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि होगी चाइना की, क्योंकि आप देखें जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उस समय अमेरिका ने चाइना की मदद ली थी यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में। आज चाइना रशिया की मदद लेगा यूएसए के डाउनफॉल के लिए। तो ये साउथ चाइना सी तो बिल्कुल, आप देखिए, उसने एक अंडर वाटर स्टेशन बनाया है, जिसे वो कहता है कि साहब रिसर्च सेंटर है, लेकिन वो एक मिलिट्री बेस है जिसको उसने मतलब डेवलप कर रहा है। तो उसके जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं साउथ चाइना सी में, जो वियतनाम की ड्रिलिंग वगैरह है, उन सब पे उसकी नजर है। और वो किसी भी देश को, खासकर जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं, उनको वहाँ कोई भी वो कार्रवाई करने नहीं देगा और अपना जो प्रेजेंस है या पावर प्रोजेक्शन है उसको बरकरार रखेगा। हमारे साथ राजन कोचर सर भी कनेक्ट है। राजन सर, हम देखते हैं एक्सपेंशन नीति और एक पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की नीति के साथ चाइना हमेशा से अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अभी हम मिडिल ईस्ट के संग्राम को देखें तो एक चीज़ बहुत पुरजोर तौर पर की जा रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान में उलझा करके यूएस को रखा गया है, और ये भी एक डिप्लोमेटिक मूव है चाइना का, जैसे यूएस उलझा रहा है और यहाँ पर दूसरी तरफ खेल हो जाए। धन्यवाद रितु जी, नाइस टू सी विनोद ऑन द शो ऑल्सो। एंड
fellow panelists also, welcome to them. अब आप देखिए, ये जो पूरा जो साउथ चाइना सी में हम ये देखते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। रेगुलरली चाइना एक ग्रे जोन वॉरफेयर हम इसको बोलते हैं, बिकॉज शॉर्ट ऑफ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, और सदर्न थिएटर कमांड है यहाँ पे चाइना का, जो रिस्पॉन्सिबल है साउथ चाइना सी में। और आप जानते हैं स्प्रॉटली आइलैंड्स, पैरासेल आइलैंड्स पे ऑलरेडी एक मिलिट्री बेसिस बन चुके हैं। इसमें मिसाइल लॉन्चर्स और हेलीपैड्स वगैरह इस टाइप की फैसिलिटीज चाइना ने क्रिएट की है राइट इन द मिडल ऑफ द साउथ चाइना सी। और पहले यूनाइटेड स्टेट्स का जो पैसिफिक कमांड जो यहाँ पे है, वो पहले क्या करता था कि एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करता था। वो अपने जहाज़ों को यहाँ पे भेजता था दिखाने के लिए अपना प्रेजेंस, और चाइना का प्रेजेंस, और चाइना को बताने के लिए कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। पर अब आप क्या हुआ है, और आपने जैसे अभी जिक्र किया कि मिडिल ईस्ट में ये जो लड़ाई अपना चल रही है, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कुछ महीनों से साउथ चाइना सी में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ये आपने पिछले महीने आपने देखा होगा कि चाइना ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी यहाँ पे। पीएलए नेवी ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, उसमें स्वॉर्म बोट्स का एक स्ट्रेटजी, ये हम स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में सुनते हैं। चाइना ने पहली बार अपने जो उनकी मोटर बोट्स हैं, वो तकरीबन 100 से 150 एक टाइम पे निकाली इस एरिया में ताइवान के पास, इसको बताने के लिए कि इसको आने वाले वक्त में वो अपना स्वॉर्म बोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, और दुश्मन के एयर डिफेंस या जो भी उनके डिफेंसेस वेपन सिस्टम उधर लगे हुए हैं ताइवान में, उनको कंफ्यूज करने के लिए। और ये फिलीपाइंस का, जैसे अभी आपने शोल आइलैंड्स की बात की, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है चाइना का और फिलीपाइंस का, और ये एक 1992 का एक ट्रिब्यूनल था जिसने इसको फिलीपींस के फेवर में अनाउंस किया था, और चाइना ने इसको माना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, उस पैक्ट में तो ये कहा गया है 1951 वाले पैक्ट में कि whenever this condition arrives कि इस तरीके से अगर चाइना करेगा तो फिलीपींस और बाकी देशों के लिए जो छोटे मुद्दे रख रहे हैं, उन देशों के लिए अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो सवाल तो मेरा आपसे यही था ना कि क्या उसी पैक्ट को काउंटर करने के लिए कोशिश की गई है कि मिडिल ईस्ट में आप जूझते रहिए, आप उस संग्राम में लगे रहिए और हम यहाँ पर अपना खेल कर देंगे। देखिए, ये जो पैक्ट्स है ना, ये इसको कोई फॉलो नहीं करता और ना ही कोई इसको सीरियसली लेता है। आपने इसको, चाइना और भारत के इतने सारे पैक्ट्स थे, आपके कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग और इस टाइप के पैक्ट्स थे, उसको चाइना अप्रैल 2020 में घुस के आ गया ना, तो वो पैक्ट्स कहाँ चले गए आपके। और यहाँ पे भी जब आप 1951 की बात करते हो, आप समझते हैं कि ट्रंप को कोई इसको फर्क पड़ता है इस पैक्ट से। अब आप इसको मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, ट्रंप ने क्या कर लिया, जो आपकी जीसीसी कंट्रीज है उनको बचाने के लिए क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया ट्रंप। और बल्कि जो बारातीन जो इसके मिलिट्री बेसिस थे ट्रंप के, वो सारे नष्ट हो चुके हैं। तो ये जो पैक्ट्स है ना, ये पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं। एक देश का जो फॉरेन अफेयर्स में भी हमको अच्छा लगता है कि हमारा पैक्ट है, हमारा इस टाइप का है, बट ये एक्चुअली ग्राउंड में प्ले आउट नहीं करता है। और आपने इसको ताइवान में भी देख लिया, जो एक पैक्ट इसको अमेरिका ने इसको किया था, उसको एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के दायरे में रखा हुआ है, और उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि अमेरिका उनकी मदद करने आएगा। ठीक है, तो एक सवाल मेरा झा सर से बनता है। झा सर, चाहे सैन्यकरण हो या कृत्रिम द्वीप बनाने हो या इसके अलावा ग्रे जोन टैक्टिक्स जो चाइना चलता आया है अभी तक, हमने देखा कि 9 डैश लाइन का दावा भी जो है इस बीच चर्चाओं में रहा है। साथ ही साथ जो रिसर्च बताती है वो ये कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से अपने हिसाब से चाइना चलाना चाहता है। तो उस डार्क जोन में अगर साउथ चाइना सी को खुद अपने कब्जे से चलाना चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है चाइना, तो ये सवाल नहीं बनेगा क्या कि इंटरनेशनल वाटरवेज या वाटर्स को इस तरीके से हाईजैक करना ये एक्सपेंशन नीति है या खुलेआम दबंगई है, दादागिरी है? बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया हुआ है प्रीतु।
देखिए, चाइना का जो है ये सर्वव्यापी उसका दृष्टिकोण है, चारों तरफ वो 360 डिग्री जिसको कहते हैं उसमें वो एक्ट कर रहा है। अभी फिलहाल जो हम लोगों का डिस्कशन है ये साउथ चाइना सी को लेके है। इसमें उसके 5 एंगल हैं, बड़े क्लियर एंगल हैं कि साउथ चाइना सी में सबसे पहले जो स्केयर कर रहा है, जो हैरास कर रहा है, वो फिलीपींस को कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस के जितने भी आइलैंड थे सबों के ऊपर में किसी न किसी तरह से उसको डराने धमकाने का वो काम कर रहा है। बैरियर का आपने नाम ले ही लिया, फिशिंग वहाँ पे मुश्किल हो रही है। उसके जो इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर में चाइना जो है वो डाका डाले हुए है। दूसरा, ताइवान को लेके कितने सारी चीज़ें अभी रिसेंट के लगभग 3-4 साल में उसने किया हुआ है, ये तो एक नया रिसर्च बन जाएगा। अभी हाल के दिन में, अभी एज ऑन टुडे जो चल रहा है, वो 76 स्क्वायर किलोमीटर एयर स्पेस को उसने बिल्कुल ब्लॉकेट किया हुआ है, जस्ट एडजेसेंट टू द ताइवान एयर स्पेस। तो ये ताइवान के लिए किया हुआ है। इसके ऊपर से जापान को भी अलग से डराया हुआ है, क्योंकि इसका जो सेंकाकू आइलैंड है इसके आसपास में चाइनीज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो थ्रेटनिंग हो गई है, जिसके लिए कि चाइना तो सवाल ये उठ जाएगा सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये तो हो ही रहा है, खुलेआम हो रहा है, तो अगर चीजें हो रही हैं तो ये किस आधार पर हो रही हैं? कानून के आधार पर या ताकत के आधार पर चीन कर रहा है? ये तो देखिए, अमेरिका और चाइना एक चीज में ज्यादा भिन्नता नहीं रखते हैं मत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो आपने 9 डॉटेड लाइंस का नाम लिया था, ये आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग पिछले 12 साल से इसकी प्रॉब्लम है। इसमें आईसीजे ने भी एक डिसीजन दिया हुआ है कि ये अवैध है, जो चाइना ने जो 9 डॉटेड लाइन किए हैं ये अवैध है। तो चाइना ने कहा कि आपकी ऐसी की तैसी, आपने अगर इंटरनेशनल कोर्ट ने अगर ये डिसीजन दिया है तो मैं इसको नहीं मानता। अभी जो बाकी जो कंट्रीज हैं जो उस 9 डॉटेड लाइन से पीड़ित हैं वो गए हुए हैं यूएन में, यूएनएससी में, लेकिन उसका क्या अंजाम होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आज के दिन में यूएनएससी जो है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। एक और चीज़ का मैं नाम ले रहा था कि जापान को जिस तरह से डराया जा रहा है, उसके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सेंकाकू आ रहा है उसके ऊपर में वो अधिपत्य डाल रहा है। तो ये एक सीरियस बात है जिसके लिए कि जापान को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो चाइना का जो एंट्री है इंडियन ओशन में, अगर हमने मलाक्का स्ट्रेट पे कोई जबरदस्त निगरानी रखी या वहाँ पे ब्लॉकेट किया या वहाँ पे हमने ऑब्जेक्शन डाला, तो आज के दिन में चाइना जो है उसको एस्कॉर्ट करके, मतलब उसको चाइना तो कर ही रहा है सर। और कमाल की बात यह है कि अगर साउथ चाइना सी के ऊपर जितनी दफा बात होती है उसमें अमेरिका आता ही आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक्सपेंशन नीति के साथ, अपनी विस्तारवादी नीति के साथ बढ़ रहा है। और वो पैक्ट जिसका जिक्र अभी राजन सर कर रहे थे वो इनैक्ट आ जाता है, और वो उसके इनैक्ट आने से ही अमेरिका का रोल बढ़ जाता है। लेकिन इस बीच रोल जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है या जो बोर्ड्स बने हैं, जो संगठन है, वो कहाँ है? वो तो नजर ही नहीं आ रहे। इस पर जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, माफी के साथ रोक रही हूं। बड़ी जानकारी है कि ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने एक बार फिर से वो दिखाया है, वो तस्वीर दिखाई है जिसमें कहा जा रहा था कि कॉन्फिडेंशियल इस पूरे पैक को माना जा रहा है, और जो डीलिंग्स भी हो रही है बैक एंड से, जितनी दफा बात हो रही है हॉर्मुज को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रश्नों के घेरे में है। हॉर्मुज पर पहले की तरह नियंत्रण जारी है, सैन्य प्रवक्ता की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अमेरिका बार बार उल्लंघन कर रहा है। हॉर्मुज पर ईरान ने फिर से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हॉर्मुज पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, बाकायदे सीधे तौर पर ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने की मांग भी कर दी गई है। इस पर सवाल तो पूछूंगी, लेकिन शाह सर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद अजिताभ जी का रुख करना चाह रही हूं मैं। सवाल ये मेरा आपसे कि अब ये देख लीजिए, हॉर्मुज का एक कोना जो है पहले से ही सुलग ही रहा है, अब दूसरी तरफ साउथ चाइना सी का मुद्दा उठना शुरू हो चुका है, और भी तो कंट्रीज हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वो जो भी वहां पर कर रहा है, जो भी हस्तक्षेप कर रहा है, चाइना के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जी ऋतु, मैं आपको जो बता रहा था उसमें सिर्फ दो चीजें बच गई थी कि एक जो ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट वो खोज रहा है इंडियन ओशन के लिए या फिर इस तरफ में आने के लिए, जो अरेबियन सी में आने के लिए, वो इंडोनेशिया के 3 स्पेसिफिक स्ट्रेट हैं। एक है ओम्बाय बितार,
दूसरा है लोम्बॉक, तीसरा है सुंडा। इन तीनों से उसने अपना रास्ता खोज लिया हुआ है। तो ये काम उसका पूरा हो गया है। अब आता है, आपने अमेरिका का सवाल पूछा, तो देखिए अमेरिका आज के दिन में चाइना के लिए रोल मॉडल है। चाइना ने क्यूबा के ऊपर में ब्लॉकेट लगा दिया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, संसार कुछ नहीं बोल रहा है। वेनेजुएला के ऊपर में ब्लॉकेट लगाया, किसी ने कुछ नहीं किया, वहां के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब अभी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है, ब्लॉकेट जो कर रहा है वो भी इलीगल है, एब्सोल्यूट इलीगल। लेकिन कहीं कुछ इलीगल कोई है, नहीं। पर इसे गवर्न कौन करेगा, इसे ट्रैक कौन करेगा, और इस पर नियम तय करते हुए एक्शन कौन लेगा? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द आवर। अजिताभ सर, मुझे बहुत क्लियर शब्दों में समझाइएगा। और भी तो कंट्रीज है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ज्वाइनिंग इतनी सारी कंट्रीज है, उनके मुद्दे कहाँ चले गए? फिर तो ये कहा जाएगा फिलीपींस, अगर मैं अगर अलग करके देखूं तो फिलीपींस जो मुद्दे उठा रहा है वो अपनी जमीन बचा रहा है, या इस वक्त यूएस की जो दोहरी नीति है उसके ट्रैप में फंस गया है? देखिए रितु जी, ये दुर्भाग्य है कि पूरी विश्व व्यवस्था एकदम कैओटिक हो गई है, डिसऑर्डर फैला हुआ है। कोई तो भी ये आप जो सुपर नियम पावर की कानून की पॉलिटिक्स है, जी सुपर पावर की पॉलिटिक्स से आप मान रहे हैं? नहीं, सुपर पावर तो अब है ही नहीं। जिस तरह से अमेरिका की, ये देखिए पिछले यूक्रेन वार से अभी तक 4 साल में ये युद्ध ने, और कंटिन्यूअस, चाहे यूक्रेन से आप शुरू कीजिए, फिर गजा पे आप चले जाइए, उसके बाद ईरान पे आ जाइए, तीनों वॉर में अमेरिका की फेल्योर सिद्ध हुई है। और इसने सिद्ध कर दिया, खास करके ईरान वार ने अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर दिया। और ये एक तरह से कहिए चीन ने ये नब्ज पकड़ लिया है अमेरिका की, कि हर तरफ अमेरिका मार खा रहा है। और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और कुनीतियों का मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा रोल है, कि जो अमेरिका एक सुपर पावर की तरह चारों तरफ ऑक्टोपस की तरह अपने आप को बढ़ाता गया 8 दिशाओं में, आज उसका परिणाम है कि अमेरिका खुद एक्सपोज हो गया और सबसे ज्यादा वीक होता दिख रहा है। दूसरे की सुरक्षा की बजाय वो अपनी सुरक्षा में भी अब उसकी सेंध लगने की तैयारी हो रही है, और चीन ये करने जा रहा है। जैसा अभी दिख रहा है, चीन बहुत ही चतुराई से हर किसी को अपने चंगुल में ले रहा है। ये वही मैं कह रहा हूं फिर से कि ऑक्टोपस वाली नीति अपने उठा के, आज देखिए चीन का जितने भी इसके 7-8 देश जो इसके बॉर्डर पे हैं, हर किसी से चीन का पंगा होता रहा है। हर किसी का चीन से बॉर्डर डिस्प्यूट तो ये सवाल भी उठेगा ना अजिताभ सर, व्हाट्स यूएन डूइंग? यूएन सिर्फ क्या बयान देने के लिए है? फिर इन तमाम चीजों पर कौन एक्शन लेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यूएन को भी कमजोर करने में अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका, ये वही अमेरिका है जिसने यूनाइटेड नेशंस को बनाने में लीड लिया, एक सुपर पावर की तरह सुपर गाइड भी बना था। लेकिन धीरे धीरे, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप की जो 2 बार इसका जो टेन्योर जो रहा है, ये दूसरा टेन्योर में और ज्यादा वो कमजोर होता दिख रहा है। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कम हो गया है, बिजनेस ज्यादा हो गया है। उनके जो बिजनेस माइंडेड अप्रोच है, उसकी वजह से सारे नियम कानून को, चाहे वो यूनाइटेड नेशन, आप सोचिए ना, अमेरिका आज 66 इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं उससे बाहर निकल गया है। इसी जनवरी में ऐसी बात हुई है। तो 66 इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस एंटिटीज, इससे बाहर निकालना, उनके नियमों को नहीं मानना, ये दिखाता है कि जब अमेरिका ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है तो चीन कहां पीछे हटने वाला है। हो गई है कि वो फिशर मैन आते हैं फिलीपींस से, उन्हें पानी की बौछारें करके वापस भेज दिया जाता है, और चाइना खुलेआम दादागिरी कर रहा है उस पूरे कैनाल पर, उस पूरे लगून पर अगर कहें, जिसमें जिक्र किया जाता है, चाहे वो स्कार्बोरो शोल को लेकर के भी जिक्र करूं। एक सवाल राजन कोचर सर से मेरा बनता है इस पर। राजन सर, जैसा मैंने पूछा कि यूएन कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या वो कंट्रीज जो अभी इस पूरी चीज का दंश झेल रही है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, वियतनाम हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, और भी एडजॉइनिंग जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे भी इलाके होंगे, अभी वो एकल होकर के, क्या एशियान जो देश है वो एकल होकर के क्या चाइना के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? नंबर 1। और नंबर 2 सवाल ये आपसे मेरा कि एक छोटा सा नेवल क्लैश क्या वर्ल्ड वॉर ट्रिगर कर सकता है? ऋतु जी, बहुत अच्छे सवाल है, बिकॉज एक वर्ल्ड वॉर तो मैं नहीं इसको मानता कि
छिड़ सकता है एक नेवल क्लैश से, एक छोटे से क्लैश से, बिकॉज वर्ल्ड वॉर में एक या दो कंट्रीज शामिल नहीं होती है उसमें, प्रैक्टिकली आप 50 to 60% ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज शामिल हो जाती हैं। बट दूसरा जो आपका सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो सवाल ये है कि जब आपकी एक इतनी मजबूत अलायंस यूनाइटेड नेशन जो 1945 के बाद गठन हुआ था जिसका, और जो इतने सालों तक, देखिए आप यूनाइटेड नेशंस को एक वन साइडेड प्रिज्म की तरह मत देखिए, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ वॉर एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही अकेला रोल नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। जो बहुत सारे उसके रोल्स हैं और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके अंडर काम करती हैं, और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, WHOs हैं, बहुत सारी आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मेल नरिश्ड बच्चों के लिए अफ्रीका में बहुत अच्छा काम चल रहा है इसको UN का। तो जब हम UN की बात करते हैं ना, हम लोग एक तरफा उसकी राय लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन नहीं कर पा रहे, ये मैं मानता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि UN का जो एक आपने चार्टर बनाया है, जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, वो स्ट्रक्चर फॉल्टी है। आपने Absolutely. उस और वो एक तरह से एक रनवे तैयार कर देता है चाइना जैसे देशों के लिए जो विस्तारवाद की अपनी नींव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजन सर, इसी पर मेरा सवाल है, 2016 में जिसमें कहा गया था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया है, चाइना की भूमिका को इलीगल करारा था कोर्ट ने बाकायदा, पर चाइना है कि चाइना वाली हरकतें दिखा रहा है, ड्रैगन अपनी चालबाजियां दिखा रहा है, कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहा है। ये कहां से वाजिब होगा? चाइना जैसे देश जो कि कहा जाता है कि सुपर पावर की रेस में अपने आप को मानता है, कंपैरेटिवली अमेरिका के सामने काउंटर करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो ऐसा देश अगर कोर्ट के फैसले नहीं मान रहा है तो आगे कहां जाएगी दुनिया की स्थिति? ऋतु जी, आपको मैं अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। जो नेतन्याहू है, he has been indicted by the International Criminal Court of ICC or International Court of Justice. He has been declared a war criminal. इसको क्या कर लिया इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने? नेतन्याहू को अरेस्ट किया अभी तक, और इसको नेतन्याहू क्या जेल में गए हैं? तो हम ये, चाइना तो बहुत बड़ा देश है, इसको इजराइल को अगर हम आप इसको अमेरिका की शय में काम कर रहा है, और अमेरिका ये ने, और फिर जब ये इसको स्टेटमेंट आई थी, और मैं आपकी नजर एक्चुअली डालना चाहता हूँ बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। नेतन्याहू के अगेंस्ट जब स्टेटमेंट आई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो अमेरिका ने बोला था वी डोंट एक्सेप्ट दिस जजमेंट। तो अगर आप एक ऐसे जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, अगर वो एक UN एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑल दीज कोर्ट्स आर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें जितने भी जो आप जजेस हैं, जस्टिसेस हैं, वो सिलेक्ट किए जाते हैं फिर तो सवाल ये भी उठेगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो US चलाता है, विनोद सर माफी के साथ थोड़ी देरी से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन सवाल ये कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जब US को मिलता है तो वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या वो भी एक हथियार के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है क्या? वहां पर सीधे सीधे सुरक्षा का जो बहाना दिया गया है वो ऑन पेपर्स है, खाली लिखावटी बातें, असल मायने में चीन को घेरना है। हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए, अमेरिका जिस तरह से अमेरिका फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि उसे जो चीज सूट करती है वो उसी को फॉलो करता है। उसका प्रिंसिपल यही है, आइदर माई वे और हाईवे। तीसरी चीज ये है कि अमेरिका, देखिए अभी यूनाइटेड नेशंस का मुद्दा उठाया था जनरल कोचर साहब ने, बिल्कुल ठीक से बताया उसके बारे में कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो लीग ऑफ नेशंस बनी, और लीग ऑफ नेशंस जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो लीग ऑफ नेशंस को एब्रोगेट कर दिया गया है, उसको डिसबैंड कर दिया गया, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना। आज यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी, मतलब आप इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, रूसो यूक्रेन युद्ध है, हमास इजराइल युद्ध हुआ, अब ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसमें सिवाय एक वक्तव्य के यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं किया। आप ये देखिए अफगानिस्तान में हुआ, वहां कुछ नहीं किया। तो जब तक अमेरिका की ये जो मतलब कहते हैं कि जो उसकी जो नीति है
कि साहब पूरा कहते हैं ना वेस्टर्न हेमिस्फेयर मेरा है, कनाडा भी मैं ले लूं, इस तरह की जो नीति है इस पे लगाम लगनी चाहिए। और ये जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक आई ओपनर है अमेरिका के लिए कि किस तरह से आपका सर जो आई वर्चस्व ओपनर है तो आपने अमेरिका को दे दिया, लेकिन क्या तब होगा जब ताइवान से मुद्दा जुड़ जाएगा? देखिए बिल्कुल ताइवान पे चाइना इसलिए चुप बैठा है क्योंकि अमेरिका का उसमें हाथ है। लेकिन अमेरिका भी देखिए, अब अमेरिका भी कितने वॉर्स को सपोर्ट करेगा, कितने लोगों को सामरिक तौर पे मतलब इस तरह की सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना के पास आप देखिए 39 ट्रिलियन का तो लोन है अपना, ठीक है, 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसका जितना जो एक्सपेंडिचर है सामरिक तौर पे, वो उसकी संसद अभी अगले साल जो बजट अमेरिका की डिफेंस के लिए है वो करीब 1.5 ट्रिलियन का बताया जा रहा है, जो वहां की जो सरकार है वो उसको सैंक्शन करने वाली नहीं है। तो ये सब चीजें देखिए बिना पैसे के होती नहीं है, और ये तो बिल्कुल ओवर्ट ऑपरेशंस है। ऐसे कई कोवर्ट ऑपरेशंस है जिसमें अमेरिका लिप्त है। तो जब तक अमेरिका के पास इस तरह के संसाधन रहेंगे तब तक वो ऐसी हरकतें करता रहेगा। लेकिन अब पूरा विश्व जान गया है, अब देखिए चाइना उसको एंगेज कर रहा है, उसको यहाँ उसने उसको कर रखा है, क्योंकि वो एक माकूल वक्त का इंतजार कर रहा है कि अगर जैसे ही अमेरिका का जो पोटेंशियल है या उसका जो कॉम्बैट स्टेमिना है वो थोड़ा सा गिव अप हो जाता है, तो आप उसके बाद वो कॉम्बैट स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ जाता है फिर, क्योंकि इस पर तो भारत का भी कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अजिताभ सर, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को लेकर के इंडिया को क्या अब और ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा? भारत का कॉल कैसा होगा इस पूरे मसले पर? न्यूट्रल होगा या वन साइडेड कोई इंक्लिनेशन रहने वाला है भारत का? क्योंकि इस रास्ते से सबसे बड़ा ट्रेड गुजरता है भारत का भी, नॉट ओनली अगर ऑयल की बात करें, नॉट ओनली ऑयल, अलग अलग कैटेगरीज में। देखिए ऋतु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जहां तक इंडो पैसिफिक की बात है, अमेरिका इन सभी चीजों से वाकिफ है, ऐसा नहीं है। अभी आप देख लीजिए मलक्का स्ट्रेट में जो हुआ है, उस साइड में अमेरिका ने अभी इंडोनेशिया से एग्रीमेंट किया है, उसके एयर बेस को यूज करेगा, उसके एयर स्पेस को यूज करेगा, इस तरह के एग्रीमेंट में। तो अमेरिका की निश्चित रूप से नजर है चीन पे, लेकिन अमेरिका अपने आप को जिस तरह से उलझाता चला गया है और उसकी वजह से दूसरे देशों पे भी उठा है, उसका प्रभाव पड़ा है। आपने इंडो पैसिफिक की बात की, अमेरिका ने इसीलिए आप देखिए इंडो पैसिफिक जो पहले पैसिफिक के नाम से ज्यादा उसको जाना जाता था, चीन ने उसका विरोध भी किया था, बाजाबता उसका नाम चेंज करके एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक इसीलिए किया गया कि भारत का सहयोग हो और एक नई एंटिटी बनी, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना क्वाड के नाम से। उसका मेन उद्देश्य यही था कि इंडो पैसिफिक पे नजर रखी जाए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत जैसे देशों को साथ लेके चीन को थोड़ी सी कंट्रोल करने की एक रणनीति ऐसी की गई। दुर्भाग्य से क्वाड जैसे जो एंटिटी बने वो ज्यादा अभी प्रभावी नहीं हो पाए हैं, उस पर अमेरिका का ध्यान नहीं है, क्योंकि अमेरिका इतना ज्यादा अपने को उलझा के रख लिया है, पहले तो यूक्रेन में, फिर उसके बाद गजा में, अब वो उसकी आप सोचिए क्या ये हालत हो गई है कि उसका डिफेंस प्रोडक्शन जवाब दे रहा है। इतने सारा हथियार, गोला बारूद की सप्लाई की वजह से ना वो यूक्रेन पे पॉपुलर कर रहा है फोकस, ना वो गजा में या इजराइल को कहिए उस तरह से सपोर्ट कर पा रहा है, और न ही यहाँ पे ईरान से उस तरह के डोमिनेंस जैसा उसने सोचा था कि एक बार अटैक करके इसको रेजिमे चेंज करने, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे यही दिखा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और दूसरी तरफ क्या नफा नुकसान होगा कुछ? देखिए यहाँ पे आपको ये रियलाइज करना हो कि चाइना आज के डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। अभी हमारे को पैनलिस्ट ने ये रेफरेंस दिया कि कैसे चाइना की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी की उन्होंने बात की। आप देखिए चाइना आज 1.20 ट्रिलियन डॉलर की उसकी ट्रेड सरप्लस है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। अगर इकोनॉमी की बात की जाए, जीडीपी के हिसाब से देखिए तो अमेरिका, चीन अभी नंबर 1 पे है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे भारत है अगर जीडीपी के हिसाब से पूरे इकोनॉमी की बात। तो चाइना तो अगर डिफेंस स्पेंडिंग की बात की जाए या टेक्नोलॉजी की बात, हर जगह चाइना ने अपने आप को इतना ज्यादा आगे बढ़ा लिया है, और उसकी वजह कहीं ना कहीं अमेरिका का सह रहा है। आप देखिए हांगकांग को जिस तरह से इन्होंने अपने में ले लिया, उसके बाद मकाऊ को लिया। यानी आप कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल चाहता है, बस चाइना कंट्रोल चाहता है साउथ चाइना सी पर भी, और ताइवान का तो मैंने पहले जिक्र कर ही दिया है। जहां सर मुझे ये बताइएगा
कि क्या कोशिश इस तरीके की जा रही है, चाइना खुद को बुली बताकर छोटे देशों को दबाने का प्रयास कर रहा है? क्या ये भी स्ट्रेटेजिक मूव है? रितु, मैं तो समझता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना में जो अमेरिकी पावर था, देखिए अगर आपको कहीं पे भी पावर चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए डिफेंस के मामले में, तो आपकी शक्ति वहाँ रहनी चाहिए। एक समय था कि अमेरिका के 6 से 7 बड़े शिप उस रीजन में रहते थे। आज के दिन में जो सबसे बड़ा 2 शिप था जो कि ताइवान की रक्षा के लिए वहाँ पे था, यूएसएस ट्रिपली जो एम्फीबियन शिप था, और यूएसएस जॉर्ज बुश, ये एयरक्राफ्ट कैरियर था। ये दोनों ताइवान के बिल्कुल नजदीक में थे जो कि उसकी रक्षा कर रहे थे। ये दोनों वहां से शिफ्ट हो गए हैं। तो आज के दिन में अगर चाइना को ताइवान को लेना हो तो चाल क्या है इस दफा? ड्रैगन चाल चलना क्या चाह रहा है साउथ चाइना सी पर? आप इसे डिकोड कर पा रहे हैं क्या? बहुत बड़ी चाल चलना चाह रहा है, क्योंकि देखिए, आप चिकन को मार सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे के पूरे कुनबे के ऊपर में हाथ डाल के उसको चोक करें तो वो कितनी बड़ी चीज होगी। और इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि आज के दिन में चीन न सिर्फ ताइवान के ऊपर में, मैंने कहा जापान, ताइवान, साउथ चाइना सी, वहाँ पे जितनी सारी उसके एसेट्स हैं उसको साथ में लेते हुए इंडियन ओशन का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे मलाक्का आइलैंड को, उसको बाईपास करते हुए पूरे विश्व के ऊपर में वो अपना एक जाल फैला रहा है, जो राजन साहब कहते थे कि ऑक्टोपस की तरफ वो कर रहा है। तो ये चीज उनकी हो रही है, और उसके फेवर में ये आ गया है कि आज अमेरिका उसका एक रोल मॉडल है कि तो आप दादागिरी तो करो। ये बात अगर सिरे से पूछी जाए कि इनडायरेक्टली आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उस जंग में जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, वहां पर आप डायरेक्ट सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो यानी आप भी चाहते हैं कि वहां पर उलझे रहे अमेरिका? नहीं, देखिए, डायरेक्टली सपोर्ट में नहीं आया ये बात नहीं है। इसराइल 5 दिन नहीं लड़ सकता है अगर अमेरिका उसके साथ में खड़ा ना हो। ये चीज ये आप मान के चलिए। तो इसलिए चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, आप जहां तक आपने अपनी एयर डिफेंस की छतरी अमेरिका या चाइना? चाइना साथ अमेरिका, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसराइल किसके भरोसे में लड़ रहा है? अमेरिका के भरोसे पे। अगर अमेरिका उसका साथ छोड़ दे इसराइल का, तो इसराइल के पास लड़ने के लिए बहुत समय नहीं है, फिर वो इस तरह का काम नहीं कर सकता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी राजन कोचर साहब ने कहा कि ये जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर है, इसके ऊपर में वारंट है। देखिए, वारंट आप निकाल सकते हैं, आईसीसी की भी वही हाल है तो यही जो तो आईसीजे की है। यही तो जिक्र ईरान की तरफ से भी किया जा रहा था कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके नाम पर वारंट है, जिसके नाम पर इतने बड़े बड़े क्लेम्स हैं, मामला चल रहा है देश के भीतर, और वो इस तरीके की टिप्पणी या इस तरीके का कॉल लेता है जिसमें हमला किया जा रहा है। हाउ इज इट दैट पॉसिबल ऑल्सो, और इसे करने भी कैसे दिया जा रहा है? आता हूं, मैं आपको एक थोड़ा सा एक एंगल दिखा रहा था कि आईसीसी या आईसीजे का क्या इन्फ्लुएंस आज के दिन में रह गया है। उसने 2 वारंट निकाले हैं स्टेट हेड पे, एक नेतन्याहू, एक रशियन स्टेट हेड के ऊपर में। तो पुतिन के ऊपर में भी उन्होंने निकाला हुआ है, और पुतिन के ऊपर में जो निकाला हुआ था जिस तरह से, वो तो हास्यास्पद था। 13 दिन में 13 डेज ऑफ ट्रायल, और बिना रशियन व्यू पॉइंट लिए हुए पुतिन को उसने डिक्लेयर कर दिया, और उसके ऊपर वारंट निकाल दिया। ठीक है, राजन कोचर सर, क्या ये अब इस बार जो चालबाजी चीन चल रहा है, क्या दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार्ट 2? कि आप हॉर्मुज में जो हुआ वहां पर 20% कारोबार होता था दुनिया का, अब यहाँ से तो पूरी दुनिया की लाइफलाइन सीधे सीधे कनेक्ट हो जाती है। सिर्फ तेल ही थोड़ी है, यहाँ पर तो फिशरीज है, यहाँ पर तो अन्य चीजें, अन्य एक्सपोर्ट, अन्य इंपोर्ट भी आता है, कई देशों की तो लाइफलाइन साबित होता है। अब यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके चीन क्या कब्जा चाहता है, यस और नो में? बहुत अच्छा सवाल है। ये इसमें यस भी है और इसमें नो भी है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज ऐसा है कि देखिए, चाइना इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू इट्स सदर्न थिएटर कमांड साइड ना, जो हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं, बिकॉज चाइना इज लैंडलॉक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। चाइना का अगर आप ये रास्ता बंद कर दो ना, चाइना खत्म हो जाए। ठीक है, और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ केसेस में चाइना को फायदा दे जाए, लेकिन मोर और लेस दुनिया के लिए बड़ा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान कनेक्ट हुए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर इस अहम मुद्दे पर दी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।